हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण की हम बात कर रहे थे, जिसमें काफी सारी चीजें हमने समझ ली हैं और हमारे पास कुछ टॉपिक रह जाते हैं जिन्हें हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको देखना है क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की है यहाँ पर इस चैप्टर में। आपने सबसे पहले बात की है यहाँ पर जो आपका चैप्टर होता है उससे आपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की है किसकी, पोषण की। न्यूट्रिशन के बारे में हमने जाना। जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की है। लेकिन हमने बोला टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के प्रकार में हमारे पास दो प्रकार के पोषण आए थे, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। एक एक करके जब हमने जाना तो सबसे पहले हमने बात की थी स्वपोषी पोषण की, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस को पढ़ा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बारे में जो भी चीजें डिस्कस की हैं वो आपको यहाँ पे पढ़नी है, क्योंकि इस चैप्टर में जो फोटोसिंथेसिस है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है। नेक्स्ट हमने बात की थी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि विषमपोषी पोषण के बारे में हमने बात की थी। उसके एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे थे, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के अलग अलग इवेंट्स के बारे में हमने बात की थी, जैसे कि हमने कहा फोटोसिंथेसिस का स्थान जो है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, इसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आपने कहा ग्लूकोज बन रहा है, जिसका जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। यहाँ पर आपको इमेज यानी कि चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है वो किस प्रकार से हो रही है। प्रोसेस में हमने यही चीजें देखी कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो कच्ची सामग्री चाहिए होती है, उस कच्ची सामग्री कहाँ कहाँ से वो कच्ची सामग्री आ रही है, किस प्रकार से पौधे ने वो उस कच्ची सामग्री को क्या किया है, इकट्ठा किया है प्लांट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है, जिसमें आपने बोला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्ती में स्टोमेटा प्रेजेंट है, उसके माध्यम से पत्ती में इकट्ठा हो रही है। जो जल है वो जड़ के माध्यम से इकट्ठा हो रहा है। इसके अलावा जो सूर्य का प्रकाश है उसे क्लोरोफिल क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, और क्लोरोफिल ऑलरेडी क्या है, पौधे में प्रेजेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, हमने कहा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई तो आपने कहा कि जीवन संभव हो ही नहीं सकता है। इस चीज के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आप लोगों को क्या करना है, आपने नोट्स बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। चलिए, अब हमने कहा क्या प्लांट में, पौधों में क्या एक ही प्रकार का पिगमेंट होता है, क्या एक ही वर्णक होता है, यानी कि सिर्फ क्लोरोफिल होता है, या क्लोरोफिल के अलावा और भी चीजें होती है। आपने कहा क्लोरोफिल के अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको ब्राउन कलर की लीफ है, यहाँ पर आपको येलो कलर की लीफ है, या आपको पिंक कलर की कुछ लीफ दिखाई दे रही है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्लोरोफिल के अलावा और भी वर्णक होते हैं। यहाँ पर अगर क्लोरोफिल की मात्रा कम है तो आपको कुछ और रंग यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पे भूरा रंग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी के साथ हमने बात की है फोटोसिंथेसिस इन लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, इसके बारे में हमने बात की है। अब हमने कहा जब फोटोसिंथेसिस हुई तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे वसा और प्रोटीन का निर्माण भी हुआ है। अब क्या होगा, जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है उनमें किस प्रकार से पोषण की प्रक्रिया होती है, तो आप कहेंगे कि परपोषी पोषण सिर्फ जंतुओं में नहीं पाया जाता है या सूक्ष्म जीवों में नहीं पाया जाता है, बल्कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हमारे पास आते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो उनमें परपोषी पोषण पाया जाता है। लेकिन ये जो प्लांट्स थे ये कैसे थे, आपने कहा इनमें हरित लवक नहीं होता है। इनमें क्या होता है, हरित लवक नहीं होता है। क्लियर है इतनी बातें। इस चीज के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें आपने अलग अलग प्रकार के प्लांट्स की बात की थी। हमने बात की थी यहाँ पर पैरासिटिक प्लांट्स, यानी कि परजीवी पौधा। एग्जाम्पल क्या आया था आपका, एग्जाम्पल आपका आया था अमरबेल, जिसे आप कसकटा कहते हैं, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं जो आपको पीले रंग की बेल दिखाई दे रही है, वो क्या करती है, वो अपना पोषण इस ग्रीन प्लांट से ले रही है। आपको क्लियरली विजिबल है। एक तो आपको नेटवर्क जैसी संरचना दिखाई दे रही है जो कि कैसे है, पीले रंग की है। ये जो संरचना, ये जो नेटवर्क है, ये जो बेल है, ये किस पे है, आपने कहा ये जो आपको ग्रीन प्लांट यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, ये अपना पोषण इसी ग्रीन प्लांट से ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की है इंसेक्टिवोर्स प्लांट की, जिसमें आपने पिचर प्लांट की बात की। कुछ इस प्रकार का प्लांट था, आपने कहा यहाँ पर जो कीट भक्षी पौधे होते हैं
उनमें फोटोसिंथेसिस तो हो रही है, लेकिन इनमें प्रोटीन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए अब ये कीटों का भक्षण करते हैं। हम बात कर रहे थे सैप्रोट्रॉप्स की, यानी कि मृत जीवी जो आपके पास आते हैं, जिसमें के आते हैं क्या, कवक आते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मशरूम, आपने कहा जो मशरूम होते हैं जिन्हें आप खाते हैं, वो क्या होते हैं, मृत जीवी होते हैं। मृत जीवी का मतलब क्या होता है, ये वहां पर उगेंगे जहां पर सड़ी गली पदार्थ होते हैं, जैसे कि लकड़ी यहाँ पर सड़ गई है, या किसी की डेड बॉडी होती है, या पत्ते, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो सड़ने लगती हैं। तो आप देखते हैं कि जो मशरूम होते हैं वो बरसात के टाइम पे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि बरसात होती है, जो भी पत्तियां होंगी, जो भी लकड़ियां होंगी, या फिर जो भी डेड बॉडी होती है वो वहां पे सड़ने लग जाती है। और यहीं से क्या होता है, फिर आपने कहा जो आपको मशरूम देखने को मिलते हैं वो तब होते हैं। सिर्फ मशरूम नहीं होते, ये आपको मशरूम नहीं दिखाया गया है, लेकिन मशरूम का एग्जाम्पल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मशरूम को आप लोग जानते हैं। तो ये क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके थे। अब हमारे पास क्या आते हैं, मृतपोषी पौधों के बारे में क्या आपने पढ़ा है, पढ़ लें। आपने बोला the modes of nutrition in which organism take their nutrients from the dead and decaying matter is called as saprotrophic nutrition, यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने पोषक तत्वों को मृत और सड़े हुए पदार्थों से लेते हैं, उन्हें मृत पोषी हम कहते हैं, ठीक है। Plants which use a saprotrophic mode of nutrition are called saprotroph. Example है fungi like mushroom are non-green plants that grow on the dead and decaying matter for their food. Bread molds एंड ईस्ट आर सैप्रोफिटिक प्लांट नहीं होंगे, ये प्लांट से अलग होते हैं। तो हमने बोला कि पौधे जो पोषण के सैप्रोफिटिक मोड का उपयोग करते हैं सैप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मशरूम और कवक जैसे कैसे गैर हरे पौधे, ये एक्चुअली में प्लांट नहीं होते हैं। इन्हें पौधे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पौधे की जैसे उगते हैं, मिट्टी में उगेंगे, इसीलिए इन्हें पौधे की श्रेणी में हम रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये पौधे नहीं होते हैं, पौधे से अलग होंगे, जो अपने भोजन के लिए मृत और सड़ने वाले पदार्थों पर उगते हैं। जैसे कि ब्रेड मोल्ड हो गया है। ब्रेड मोल्ड क्या होगा, जैसे आपने ब्रेड रखा है, आप देखते हैं कि आपने ब्रेड को किसी नम स्थान पर रखा है, उसमें कुछ ग्रे कलर की कुछ चीजें आपको दिखाई देती हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देती है। देखिए, ये ग्रे कलर के होते हैं, या फिर आपने कहा, या फिर कैसे होंगे, ब्लैक कलर के कुछ होंगे इस प्रकार से। ये कैसे होंगे, ब्लैक कलर के होते हैं। कभी आप अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आप देखेंगे तो बहुत छोटे होते हैं, इजिली विजिबल नहीं होते हैं। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तब आपको ये दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला हमारे पास आते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। अब देखिए सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अलग अलग कुछ ऐसे क्या होती है, स्पीशीज होती हैं, अलग अलग स्पीशीज होती हैं, अलग अलग पौधे आप मान के चलिए, जो क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, या अपने सुरक्षा के लिए, किसी भी रूप में क्या रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा शैवाल को, आपने देखा होगा किसे, शैवाल को, ठीक है। शैवाल क्या होता है, और अभी हमने बात की है किसकी, कवक की, जिसे आप कहते हैं फंजाई। शैवाल क्या होते हैं, आपने देखा होगा जब जो रुका हुआ पानी रहता है, जैसे आपने तालाब देखे हैं, वहां पे जो रुका हुआ पानी रहता है वहां पे काई जमने लगती है, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में काई कहते हैं, ठीक है। बहुत चिपचिपा होता है, अगर आप जाते हैं वहां पर तो आप फिसल भी जाते हैं, इतना चिपचिपा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, काई कहते हैं। वो काई एक्चुअली में होती है, एल्गी होती है, शैवाल होती है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जो शैवाल होती है, शैवाल का कलर क्या होगा, तो आपने कहा जो शैवाल होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। कवक के बारे में अगर मैं कहूँ कि कवक कैसे होते हैं, आप मशरूम को याद रखेंगे। मशरूम कैसा होता है, आपको कुछ व्हाइटिश कलर का दिखाई देगा, यानी कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। किस प्रकार से, आपने कहा जो शैवाल है वो कवक को क्या देता है, भोजन देगा। क्यों देगा भोजन, क्योंकि शैवाल में हरित लवक पाया जा रहा है, क्योंकि शैवाल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर पा रहा है, तो इसलिए ये क्या करेगा, इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, यानी कि ये भोजन का निर्माण कर रहा है, तो ये क्या करेगा, कवक को भोजन देता है। तो कवक क्या देगा, कवक इसके बदले क्या देगा,
आपने कहा जो कवक होता है वो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको प्रोवाइड कराने में किसकी मदद करता है? शैवाल की मदद करता है। तो क्या है, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं एक दूसरे पर निर्भर। शैवाल कुछ चीजें कवक को दे रहा है, कवक कुछ चीजें शैवाल को दे रहा है। इस प्रकार का जो संबंध होता है उसे सहजीवी संबंध कहते हैं या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो आपने कहा समटाइम्स two plants of different species live together and help each other in obtaining food and shelter। आपने कहा कभी कभी दो अलग अलग जो प्रजाति होती है, दो अलग अलग प्रजाति के पौधे एक दूसरे में क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट। आपने कहा इस प्रकार के संबंध को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। और ये जो प्लांट होते हैं, ये जो पौधे होते हैं, ये कैसे होते हैं? सहजीवी पौधे आपकी कहलाएंगे। ठीक है, the relationship in which two different organisms live together and share shelter and nutrients is called symbiotic relationship। Example है lichen and rhizobium। आपने कहा जब शैवाल और कवक एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, तब आपको एक चीज देखने को मिलती है, लाइकेन। आपने देखा होगा, आपने पेड़ों पर या फिर आपने चट्टानों पर कुछ इस प्रकार के पैचेस देखे होंगे। ये जो इस प्रकार के पैचेस होते हैं, ये होते हैं लाइकेन। लाइकेन का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने कहा जो एल्गी होता है और जो कवक होते हैं एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। आपने कहा लाइकेन इज एसोसिएशन इन विच एल्गी एंड फंगस लिव टुगेदर। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी एंड इन रिटर्न एल्गी प्रोवाइड फूड विच प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस। आपने कहा शैवाल कवक को क्या देगा? भोजन देगा। कवक शैवाल को क्या क्या देगा? आपने कहा शेल्टर देगा। शेल्टर यानी कि आपने कहा आश्रय प्रदान करता है। पहली चीज, पानी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करके पानी को प्रोवाइड कराता है। दूसरी चीज, मिनरल्स यहाँ पर प्रोवाइड कराता है, यानी कि खनिजों को क्या करता है? शैवाल को देता है। तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इस प्रकार का जो संबंध होता है वो किस में पाया जाता है? आपने कहा सिम्बायोटिक प्लांट्स में पाया जाता है। क्लियर है? तो आपने करना क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन को नोट कीजिए और यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखिए। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है उसमें हम बात करेंगे यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। क्या क्या चीजें हमारे पास इसमें आती है? आपने कहा क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन आफ्टर द हार्वेस्ट। द सॉइल बिकम अ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। Plants can't use the nitrogen gas available in the atmosphere directly. The action of certain bacteria can convert this nitrogen into a form readily used by plants. Rhizobium bacteria live in the root nodules of leguminous plants. These bacteria takes nitrogen gas from the atmosphere and convert it into the water-soluble nitrogen compounds, make it available to leguminous plants for their growth। इसका मतलब क्या समझिए आप? देखिए, अब हमने देखा है, आपने अपने घरों में देखा होगा, जब भी हम किसी फसल को बोते हैं, फसल को हमने बोया, फसल की कटाई होती है, तो आपने देखा होगा कि उसके बाद आप क्या करते हैं, या तो कुछ टाइम के लिए खेतों को छोड़ देते हैं, उसके बाद सेम उसी फसल को नहीं बोया जाता है, दूसरी फसल को बोया जाता है। अब जब हम बात कर रहे थे, हमने कहा कार्बोहाइड्रेट का जब फॉर्मेशन हुआ तो ग्लूकोज था। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला था? C6H12O6, यानी कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। आपने बस कहा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब इसमें ऐड हो जाता है तो ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन क्या है? पोषक तत्व है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो पेड़ पौधों को क्या चाहिए? यहाँ पे प्रोटीन की जरूरत है। प्रोटीन को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपने कहा नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि नाइट्रोजन वैसे तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत अधिक मात्रा में होती है, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी में जो नाइट्रोजन को एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं
और तब जाके जो प्लांट्स होते हैं वो इजीली क्या करेंगे, उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और तब जाके प्रोटीन का निर्माण हो पाएगा। तो आपने कहा कि कैसे यहाँ पर हम सॉइल को, मिट्टी में हम न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा सकते हैं। आपने कहा मिट्टी की फसलों में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, प्रोटीन बनाने के लिए बहुत अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जब आप किसी फसल को बोते हैं तो फसल को बोएंगे, वहां पे पौधे उगेंगे, पौधे क्या करेंगे, मिट्टी से नाइट्रोजन को लेते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसे क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन बनाना है। नाइट्रोजन को जब लेते रहेंगे तो आप कहेंगे उस मिट्टी में उस टाइम पर अब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो तब क्या होगा, पौधे वायुमंडल में उपलब्ध नाइट्रोजन गैस का सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। कुछ जीवाणुओं की क्रिया इस नाइट्रोजन को पौधों द्वारा आसानी से उपयोग किए जाने वाले रूप में परिवर्तित कर सकती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसी फॉर्म में जिसे आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। राइजोबियम जीवाणु, नाम दे रखे जीवाणु को, राइजोबियम जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, कुछ जो दलहन के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में गांठें बनी होती है, तो वहां पर क्या होते हैं, राइजोबियम जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन गैस लेते हैं, ये क्या करेंगे, अपने वातावरण से नाइट्रोजन गैस को लेंगे, इसे पानी में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। ये क्या करेंगे, उस नाइट्रोजन को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं और फलीदार पौधों को उनकी वृद्धि के लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो आपने इस चीज से क्या समझा कि अगर यहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो रही है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो वहाँ पे सूक्ष्म जीव होंगे यानी कि कुछ बैक्टीरिया होंगे, वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन की कमी को वहाँ पर पूरी करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। चलिए एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपने इस चैप्टर में सारे जो टॉपिक थे वो एक एक करके हमने यहाँ पे बात की है, ठीक है। इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और जानेंगे इस चैप्टर में अभी तक आपने क्या क्या चीजें समझी हैं और आपके जो टॉपिक है वो यहाँ पे रिवाइज होते रहेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास आएगा वो आएगा एमसीक्यूज, जो क्वेश्चन है वहां पर हम देखेंगे एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न आपके पास आएंगे। पढ़ लेंगे। सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, ऑर्गेनिज्म which prepare food for themselves using simple naturally available raw materials are referred to as। आपने कहा वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, स्वयं स्वयं अपने भोजन का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, सिंपल नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल से, यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, यहाँ पे नेचुरली प्रेजेंट है, वो अपने भोजन के लिए किसी पे निर्भर नहीं है। उस इन प्रकार के जीवों को आप क्या कहेंगे, ऑप्शन में आपके पास है हेटेरोट्रॉप, सेकंड है ऑटोट्रॉप, तीसरा है पैरासिटिक और लास्ट है सैप्रोफिटिक। तो क्या क्या ऑप्शन आपको मिले हैं, सबसे पहले आपने कहा हेटेरोट्रॉप है यानी कि परपोषी है, ठीक है। दूसरा है स्वपोषी, तीसरा है परजीवी और लास्ट है मृतोपजीवी। चलिए, तो अपने ऑप्शन को आपको देखना है और अपने सही ऑप्शन को चूज यहाँ पर करना है।
तो जैसे कि हम बात कर चुके हैं, हमने कहा वो ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है। तो आपको इतनी चीजें समझ आ जानी चाहिए कि उसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे, यानी कि क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ कहेंगे, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि अपने भोजन के लिए किसी अन्य पादप या किसी अन्य जीव पर निर्भर है, तो क्या उसे कहेंगे, परपोषी उसे कहते हैं। ठीक है। इसी के साथ परजीवी क्या होते हैं, जो किसी जीवित पे निर्भर है अपने भोजन के लिए। अगर हम एक एक करके डेफिनेशन को देखेंगे तो क्या क्या डेफिनेशन आती है। स्वपोषी की जो डेफिनेशन है वो तो आपको यहाँ पे मिल गई है। परपोषी आपने कहा जो अपने भोजन के लिए किसी पादप या जंतु पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। अब है परजीवी। वे जीव या पादप जो किसी जीवित प्राणी या जंतु पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। अगर हम बात करें मृतोपजीवी की, आप कहेंगे वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी मृत पर निर्भर रहते हैं। अब आप जो आपको चारों ऑप्शन मिले हैं उससे रिलेटेड कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन आपसे से पूछा जाए तो अब आप लोग गलत नहीं करेंगे। गलत नहीं बातें, आपको अलग अलग डेफिनेशन यहाँ पर सबकी बताई गई है। सबसे पहले आपने समझा परपोषी पोषण को। स्वपोषी पोषण की जो डेफिनेशन है ऊपर आपको दी गई है। फिर आपने समझा यहाँ पर परजीवी प्रकार का जो पोषण आपके पास आता है। ठीक है। और लास्ट में आपने समझा है यहाँ पर मृतोपजीवी को। ठीक है, लास्ट में आपने समझा है मृतोपजीवी को। तीनों चीजें हमने समझ ली हैं, तीनों चीजें डिस्कस कर ली हैं। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आएगा उसे देख लेते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए क्या आपसे पूछा गया है। वे जीव जो सरल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने भोजन तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आपको पता है उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी या उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसे पढ़िए। आपसे पूछा गया है इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीव्स। आपने कहा निम्नलिखित में से किस चीज की अनुपस्थिति के कारण पत्ती में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। ऑप्शन में आपसे कहा गया गार्ड सेल है, क्लोरोफिल है, वैक्यूल है और स्पेस बिटवीन सेल्स है। ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है, अपना ऑप्शन चूज करना है। इजी है क्योंकि हम बहुत बार इस चीज के बारे में बात कर चुके हैं। आपने ये बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी चीज है जिसके बिना फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। देखिए आंसर आपको बहुत इजी है। आपने कहा क्लोरोफिल यानी कि हरित लवण। ठीक है, आंसर क्या आएगा, क्लोरोफिल
या हरित लवक जो होता है उसके बिना फोटोसिंथेसिस यहाँ पर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, अगर आपने टॉपिक को अच्छे से समझा है तो इजी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको इजीली समझ आ जाएंगे और आप उनके आंसर भी बहुत आराम से कर सकते हैं। तो आपको करना है क्या, पूरा जो चैप्टर है उसे अच्छे से आपको समझना है, जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उन्हें आपको अच्छे से यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, कुछ और क्वेश्चन हमारे पास आते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।